एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं अपनी प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस स्टार्ट। और आज हमारा टॉपिक है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो गाइज आज हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के, और क्या कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से उसमें जो कंटेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो गाइज़ मैं आपसे बोलूँगी कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा और मैं आपके सामने जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको शो करूँगी, मैं क्वेश्चन रीड आउट करूँगी। आप क्वेश्चन का आंसर अपने पेज पे लिखिएगा कॉपी पे, और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगी तो आप अपना आंसर चेक कीजिएगा। एट द एंड ऑफ द सेशन गाइज आप अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिएगा सभी क्वेश्चंस का, और आप हमारे साथ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इन केस गाइज अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है या आपके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए चलाई ही इसीलिए गई है ताकि आप आज मिस्टेक करें सो दैट आप एग्ज़ाम में वो मिस्टेक ना करें। बिकॉज जब हम मिस्टेक करते हैं ना तो हमारी मेमोरी में रहती है कि ये हमने लास्ट टाइम ये मिस्टेक की थी। तो आप अभी मिस्टेक कर लें, जितनी आपको करनी है वो आप मिस्टेक्स एग्ज़ाम टाइम पे ना करें। ठीक है गाइज़। तो शुरू करने से पहले गाइज़ मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज़, जिसमें आपके लिए डेली वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइज़ अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलरली रिविजन भी करवाई जाती है। हमारा गाइज़ जीएस का प्री प्लस मेन्स बैच रन कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। उस बैच में गाइज बिल्कुल आपको बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक का कवरेज करवाया जाएगा। और बेसिक से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होने का क्या मतलब है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने का मतलब क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बहुत अच्छी उस टॉपिक से, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। सो गाइज अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे इस बैच को, जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। सो हाईली रिकमेंडेड बैच गाइस, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइस, जिसमें आपके लिए एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आंसर राइटिंग की। आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स दी जाती हैं। और गाइस जो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक की होगी, मतलब आपको बेसिक से स्टार्ट करवाया जाएगा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे लेके जाया जाएगा और आपको बिल्कुल मेंस रेडी करवा दिया जाएगा। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके क्वेश्चंस को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगे। और बेस्ट चीज़ ये है इसकी इवैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी आपको। इंग्लिश में भी आपको इवैल्यूएशन आपकी की जाएगी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपनी आज की प्रीलिम्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर extra constitutional and extra legal devices for securing cooperation and coordination between the states in India। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं। फर्स्ट इज, हमें बेसिकली क्या बताना है कि ये जो स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए जो कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, कुछ मशीनरीज हैं, तो उनमें से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा लीगल है। ठीक है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन 1 इज, यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। सेकंड इज गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, राज्यपाल सम्मेलन। थर्ड इज जोनल काउंसिल्स, आंचलिक परिषद। और फोर्थ इज इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। हमें यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं, A 1 and 2, B 1 2 and 3, C 3 and 4 और D 4 ओनली। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस
हमें देखने को मिलती हैं। इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा लीगल है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस और जोनल काउंसिल। जो हमारी गाइस फोर्थ हमें दिया गया है इंटर स्टेट काउंसिल। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंटर स्टेट काउंसिल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में दिया गया है, उसका उल्लेख किया गया है, तो इसीलिए वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो वो हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the states? निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधानिक संशोधन संभव है? ठीक है, सो फर्स्ट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। सेकंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। थर्ड इज लिस्ट इन द सेवेंथ शेड्यूल, सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची। और फोर, एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल इन अ स्टेट, किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति। तो यहाँ पे गाइज जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 में हमें कम से कम वन हाफ ऑफ दी स्टेट्स जो हैं उनके लेजिस्लेचर की अनुमति की, उनके रैटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइज हर क्वेश्चन के साथ मैंने देखिए आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है आंसर के साथ, तो आप वो एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deduced from this? संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अपबंध तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? स्टेटमेंट 1, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, किसी राज्यपाल को उनकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। और स्टेटमेंट 2, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। हमें क्या कोड्स दिए गए हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी गलत हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड, मतलब किसी भी गवर्नर को उसकी जो टर्म है 5 ईयर्स की वो कंप्लीट होने से पहले नहीं हटाया जा सकता। तो ये गलत है, क्योंकि जो गवर्नर है उसका ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर से होता है, मतलब अगर प्रेसिडेंट उनको हटाना चाहे तो वो कभी भी हटा सकते हैं। 5 साल का उनके लिए ऐसा कोई वैलिड वो नहीं है। और सेकंड में क्या दिया है कि गवर्नर 5 साल के बाद ऑफिस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ पे उनका टर्म बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो, राइट, या फिर वो 5 साल के बाद दोबारा से उसी ऑफिस में एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर है करेक्ट आंसर डी नीदर 1 नॉर 2। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज ये क्वेश्चन फोर्थ रिपीटेड है, तो जो हम अभी हमने सेकंड में पढ़ा, तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Next, fifth question is what is not explicitly stated in the Constitution of India but followed as a convention? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया नहीं गया है, लेकिन एक कन्वेंशन के रूप में हम उसको फॉलो करते हैं। मतलब निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है?
ऑप्शन ए, द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, कि वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। और ऑप्शन डी, इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट डिमिट ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर, स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट, कि अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करें। तो इसमें से गाइस यहाँ पे अंडरलाइन हमें क्या करना है, नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, ठीक है, जो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से वो चलता आ रहा है। तो वो है ऑप्शन बी, कि प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना है अगर वो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर देते हैं लोअर हाउस में। तो ये एज सच कन्वेंशन चलती हुई आ रही है। ये पूरे तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, मेंशन नहीं किया गया है, ये कन्वेंशन चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was not proposed by the 73rd constitutional amendment in the area of पंचायती राज? नॉट proposed है गाइस, तो यहाँ पे ध्यान देना है, नॉट proposed in the by the 73rd constitutional amendment। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए, 30% सीट्स इन ऑल इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स एट ऑल लेवल, कि सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ऑप्शन बी, द स्टेट्स विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशंस टू एलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। ऑप्शन सी, the Panchayati Raj functionaries will be disqualified to hold their offices if they have more than 2 children, कि पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं। और ऑप्शन डी, द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 6 months टाइम इफ पंचायती राज बॉडीज आर सुपरसीडेड और डिसॉल्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं बताया गया है, नॉट, तो जो नहीं बताया गया है, नहीं बोला गया है, वो है ऑप्शन सी, कि ऐसा नहीं बोला गया है कि जिसकी 2 से ज़्यादा जिनके चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, उनको वो ऑफिस से होल्ड नहीं कर सकते, कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, ऐसा उसमें नहीं बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। Now moving on to our next question. Given below are 2 statements, one labeled as assertion and one reasoning. तो हमें एक कथन और कारण दिया गया है। Assertion क्या है? Reservation of 33% of seats for women in parliament and state legislature does not require any constitutional amendment. क्या कथन दिया गया है कि संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और उसका रीज़न क्या दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट्स विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि कारण क्या है, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। इनमें से हमें सही बताना है, करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों कथन और जो कारण है वो सही है। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण है कथन का। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों कारण और कथन सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है।
सी ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, ए सही है आर गलत है। डी ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू, कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ पे गाइज हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमारा ए जो है वो गलत हो जाएगा, एजर्शन गलत है, और जो रीजनिंग है वो हमारी बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच ऑफ द फ्लोइंग आर और इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। स्टेटमेंट वन, द प्रेजिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और स्टेटमेंट टू, द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट एंड टू हाउसेज। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है, सही बताना है, क्या है। ए नीदर वन नॉर टू, बी बोथ वन एंड टू, सी ओनली वन, डी ओनली टू। तो गाइज यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग कोटेशन, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। गाइज ये बेसिकली प्रियम्बल से उठा के दिया हुआ है, प्रियम्बल का जो हमें प्रियम्बल में मेंशन्ड है वो दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this acts do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। अब यहाँ पे क्या दिया है, दिस एक्स डू हेयर बाय अडॉप्ट। तो ये एक्स स्टैंड फॉर, एक्स किसके लिए दिया गया है। 26th डे ऑफ जनवरी 1950, 26th डे ऑफ जनवरी 1949, 26th डे ऑफ जनवरी 1949 और नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ये जो एक्स है हमसे ये प्रियम्बल से पूछा गया है और ये बताया है कि ये जो आज एक्स एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो एक्स का क्या अर्थ है, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका गाइस जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1949, मतलब 26 डे ऑफ नवंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया था। राइट, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ए सेकेंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची, बी फिफ्थ शेड्यूल, पांचवी अनुसूची, सी एट्थ शेड्यूल, आठवीं अनुसूची और डी 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। तो गाइज एंटी डिफेक्शन एक्ट हमें किसके उसमें ऐड किया गया था, कौन से शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में देखने को मिलता है। और ये ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज, भारतीय संविधान मान्यता देता है। ए ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और डी रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो ये किसको देता है गाइस, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, और ये हमें किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर तरीके से दिया गया है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन सी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। 1 लोकसभा लोकसभा द्वारा, 2 राज्यसभा राज्यसभा द्वारा, 3 स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडलों द्वारा और 4 प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही कथन बताना है कौन सा है। ए ओनली 1, बी 1 2 एंड 3, सी 2 3 एंड 4 और डी 1 एंड 2। तो गाइज अमेंडमेंट किसके द्वारा इनिशिएट की जा सकती है? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, 1 एंड 2 ओनली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द इलेक्शंस लॉ बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996। ठीक है, क्या है? जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 क्या दी गई है? एनी कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन shall entail disqualification for contesting elections to parliament and state legislatures for 6 years from the date of conviction। कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि को तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। Statement 2, there is an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to the Lok Sabha। कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। Statement 3, a candidate cannot now stand for election from more than one parliamentary constituency। कि कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और स्टेटमेंट 4, नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटर मैंडेड ऑन द डेथ ऑफ अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट। कि चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें से गाइज हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही कथन बताना है। ऑप्शन ए 2 एंड 3, ऑप्शन बी 1 2 एंड 4, ऑप्शन सी 1 एंड 3 और ऑप्शन डी 1 2 3 एंड 4। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा उन्होंने मना नहीं किया है कि एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो लड़ सकता है कैंडिडेट। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 2 एंड 4 ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 refers to the 73वें संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। ए जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द अंडर एम्प्लॉयड मेन एंड वुमेन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन। Option B, generation of employment for the able-bodied adults who are in need and desirous of work during the lean agricultural season। कि मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थांग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। ऑप्शन सी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। और ऑप्शन डी, गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें देखने को मिलती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।
ऑप्शन ए आर्टिकल 349, ऑप्शन बी आर्टिकल 350, ऑप्शन सी आर्टिकल 350A और ऑप्शन डी आर्टिकल 351। तो जो मदर टंग से रिलेटेड है प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो है करेक्ट आर्टिकल ऑप्शन सी आर्टिकल 350A, अनुच्छेद 350 क हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है। ठीक है, तो गाइज हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए क्या है, क्वेश्चन क्या है गाइज, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। ऑप्शन ए इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। ऑप्शन बी इट कंटेन्स द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। ऑप्शन सी इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, मतलब कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया गया है किस लिए, ट्राइबल के एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ऑप्शन डी इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। सो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ शेड्यूल में काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट्स के बारे में बात की गई है, उनके एलोकेशन के बारे में, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, राज्यसभा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Now moving on to our next question. Match list 1 with list 2 and select correct answer using the codes given below the list. सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। लिस्ट ए में हमें अमेंडमेंट्स दी गई हैं, संशोधन दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के संशोधन। ए द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के संविधान का 69 संशोधन की बात की गई है। बी द कॉन्स्टिट्यूशन 75th अमेंडमेंट 75वां संशोधन। ऑप्शन सी 18th अमेंडमेंट 18वां संशोधन 2000 और ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट 83वां संशोधन 2000 सन 2000। और लिस्ट 2 में क्या दिया गया है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेंट ट्राइब्यूनल, राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। नो सेकेंड इज नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पंचायत में जो शेड्यूल कास्ट हैं उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं है। ऑप्शन 3 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इन विलेजेस और एट अदर लोकल लेवल, कि गांव या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन। 4 एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन, 10वें वित्तीय आयोग की जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं उनके द्वारा बताया गया सिफारिशों को स्वीकारना। और 5th अकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू दिल्ली, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। अब हमें कोड्स गिवन है, उससे हमें मैच करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए ऑप्शन A5B1C4D2, ऑप्शन बी A1B5C3D4, ऑप्शन सी A5B1C3D4 और ऑप्शन डी A1B5C4D2। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A5। 69th जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है वो है दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस देना। B1 75th अमेंडमेंट हमारा रिलेटेड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लैंड रेंट ट्राइब्यूनल्स। C4 18th अमेंडमेंट है हमारा 10th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने का। और D2 83rd अमेंडमेंट हमारी किससे रिलेटेड है, नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा यहाँ पे 7 ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, if a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the constitution must be amended? यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फिफ्थ। तो अगर नई स्टेट क्रिएट होती है या नेम चेंज होते हैं स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज के, तो फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही बताना है हमें आंसर। तो लिस्ट 1 में हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान के, और लिस्ट 2 में कंटेंट दिए गए हैं, उनकी व्याख्या की गई है। ए आर्टिकल 54, बी आर्टिकल 75, सी आर्टिकल 155, डी आर्टिकल 164। लिस्ट 2 दी गई है। 1 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का चुनाव। 2 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की जो हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति। सी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 4 अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का चुनाव। और 5 कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभाओं की संरचना। तो हमें कोड्स गिवन है। ऑप्शन A1 B2 C3 D4, ऑप्शन बी A1 B2 C4 D5, ऑप्शन सी A2 B1 C3 D5 एंड ऑप्शन डी A2 B1 C4 D3। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A1 आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। B2 आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने से उनकी नियुक्ति से रिलेटेड है। C3 आर्टिकल 155 गवर्नर को नियुक्त करने से रिलेटेड है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट से। और D4 आर्टिकल 164 किससे रिलेटेड है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है स्टेट के, उनकी नियुक्ति से, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which one of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for consideration by the Council of Ministers? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए 39th, ऑप्शन बी 40th, ऑप्शन सी 42nd और ऑप्शन डी 44th। तो ये जो पार्लियामेंट अगर कोई जो भी बिल है या कोई मैटर है उसको दोबारा से कंसिडर करने के लिए भेज सकती है, ये उनको पावर दी गई है 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है गाइज, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन। आप अपना स्कोर अब कैलकुलेट करके हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइज। सो थैंक यू सो मच। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइस, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स भी दी जाती है। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी, साथ ही साथ रिविजन भी करवाई जाती है। और हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा। इस बिल्कुल बेसिक से तैयारी वाला बैच है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी गाइस कि आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा, जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आपके लिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं मॉर्निंग में, और रात को आपको उनका वीडियो एनालिसिस और PDF भी दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और हमारा पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है मेंस आंसर राइटिंग का, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके क्वेश्चंस को, आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और इवैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आप हमारे कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। So with this we end up this session here guys. I hope you all have liked this session. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.